गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितु चंद्रवंशी, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा से। आज का हमारा टॉपिक है आप लोग का पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आप लोग का ये सेकंड चैप्टर का है, जिसको हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि वैश्वीकरण होता क्या है। अब हम उसके ग्लोबल क्या बोलते हैं, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं क्या होता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव को मैं बताई थी कि ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी है। वैश्वीकरण के कई जगह बहुत अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, तो वहीं पे इसके बुरे प्रभाव को भी हम देख सकते हैं। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज अत्यधिक वृद्धि हुई है, विकास हो रहा है, लेकिन वहीं पे देखें तो इंटरनेट, सोशल मीडिया का गलत तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और सिर्फ चिकित्सा नहीं, हम शिक्षा भी बोल सकते हैं। और आप लोग का जो जो टेक्नोलॉजी हो गया वो तो, और दूसरा है आप लोग का हर फील्ड में कार्य करने की जो गुणवत्ता है, उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, सुधार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसे कृषि कार्य में ही अच्छा क्या हो रहा है, नए नए चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी हैं, जिसके दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव हैं। तो पहला है विश्व बाजार का एकीकरण। ठीक है, 20वीं शताब्दी दुनिया में औपनिवेशिक शासन तंत्रों की समाप्ति की शताब्दी रही है। इसमें अनेक राष्ट्र राज्य से औपनिवेशिक शासन तंत्र समाप्त हुए। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम भी चले और इसी शताब्दी के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी चले। अतः 20वीं शताब्दी को राष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय संघर्षों की शताब्दी के रूप में भी देखा जा सकता है। और राष्ट्रीय संघर्षों के गर्भ में तीव्र राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया है। राष्ट्रीयता राष्ट्र निर्माण की पुरोगामिनी होती है। राष्ट्र निर्माण के क्रम में तीव्र राष्ट्रीयता ने राष्ट्रीय बाजार की पुनर्स्थापना की है। ठीक है, 1980 के दशक में राजनीति उपनिवेशवाद ने आर्थिक उपनिवेशवाद के रूप में पुनर्जन्म ले लिया और इसे वैश्विक व्यवस्था का नाम दिया गया। ठीक है, मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरण की नीति, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि ने इसे पुष्पित पल्लवित होने के लिए उर्वरा भूमि उपलब्ध कराई। आज विश्व बाजार का एकीकरण हो रहा है। अधिकांश देश के माल की खपत हेतु अधिकांश देशों के बाजार खुले हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आ रहे हैं। विश्व बाजार के एकीकरण से सबके लिए सभी बाज़ारों के द्वारा सभी बाज़ारों के द्वार खुले हैं। इससे व्यापार और वाणिज्य की पर्याप्त संभावनाएं भी उपलब्ध हुई हैं। अविकसित और विकासशील दोनों देशों की मानव पूंजी को कार्य के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, इसके नकारात्मक परिणाम हैं, जैसे कि बाजार के दबाव से राष्ट्र राज्य की नीतियां निर्धारित हो रही हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में बाजार का सीधा दखल बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा ट्रांसनेशनल कंपनियों के मजबूत आर्थिक शिकंजे में बाजार फंस चुका है। बाजार द्वारा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को हाशिए पर किया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों की बाज़ार में भागीदारी महत्वहीन होती जा रही है। इससे शोषण तथा बेगारी जैसी सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है।
बाजारवाद भी हावी हो रहा है। विज्ञापन आदि के माध्यम से उत्पादन के अनुरूप बाजार पैदा किया जा रहा है। इससे उपयोगवाद में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय चेतना सुसुप्त होते जा रही है। ठीक है। और राष्ट्रवाद बनाम वैश्वीकरणवाद। अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह राष्ट्रवाद भी ऐतिहासिक तथ्य है। लोग जीवन के विकास क्रम में वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों की परिपक्वता के पश्चात राष्ट्रवाद का उद्गम हुआ, जैसे E.H. कार ने लिखा है ना। जैसे कि आप लोग का E.H. कार ने लिखा है, वैश्विकता के साथ जटिल अंतःक्रियाएं चल रही है। दूसरी ओर वैश्वीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार भी, भी चल रहा है। ठीक है। सही अर्थों में देखें तो राष्ट्र का उदय मध्यम युग की समाप्ति पर ही हुआ है। A.R. देसाई मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के खास दौर में राष्ट्रों का जन्म हुआ है। सामाजिक अस्तित्व के पूर्ववर्ती कालों के और अस्ट्रिक जनसमुदाय से आधुनिक युग के राष्ट्र अपने निम्नलिखित गुणों के कारण भिन्न हैं। राष्ट्र के सारे सदस्य किसी निश्चित भूभाग में एक ही अर्थतंत्र के अंतर्गत परस्पर जैविक रूप से संयुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें सम्मिलित आर्थिक अस्तित्व का अभाव होता है। वे प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी एक सी मनोवैज्ञानिक, टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल माइक्रोफोन, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, .com, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अर्थात नवीनतम संचार उपकरण पुरानी तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावकारी है। इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में भी अधिक विस्तृत हुआ है। आधुनिक संचार तकनीकी का मूल आधार है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। इससे दुनिया के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि ई-बैंकिंग, लर्निंग का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठकर हज़ारों मील दूसरे कोने से धनराशि जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। इस प्रकार से कोई विभिन्न एक स्थान पर बैठे बैठे हज़ारों मील से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग अपने अपने घर पे हैं और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेने बोल रहा है। तो ये इसी का ही एक उदाहरण है। ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से जब हम ऑनलाइन वीडियोज़ या फिर आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तब आप अपने अपने घर में रहते हुए भी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, विभिन्न टीवी चैनल्स द्वारा प्रतिफल हमारे घर के अंदर दुनिया के सभी कोने के समाचारों का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसके माध्यम से विश्व एक परिवार में सिमट गया है। ठीक है। और सैटेलाइट ने दुनिया के तार को दुनिया को एक तार में पिरो दिया है। IT अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकांश उपकरण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा ज्ञान का वर्धन भी कर रहे हैं। IT के सूचकों के प्रयोग संबंध आंकड़ों से वैश्वीकरण के बारे में एक प्रस्तावना निर्मित की जा सकती है, जो इस प्रकार है कि वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सहसंबंध है। जिन देशों में वैश्वीकरण की तीव्रता की दर उच्च है, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के सूचक के प्रयोग भी दर उच्च होगी। और जर्नलिज्म संचार क्रांति ने वैश्वीकरण को गति और ऊर्जा प्रदान की है। मीडिया विशेषज्ञ मार्शल मैकलुहन की पुस्तक द मीडिया इन मैसेज मानव माध्यम से संदेश भी है कि
सूचना की तुलना में सूचना तंत्र का विशेष महत्व है। सूचना आज निर्णायक ताकत के रूप में हम उभरी है, तो इसका तंत्र आज न केवल विचारधारा के नियंत्रण से मुक्त है, अपितु विचारधारा की सूचना तंत्र के जरिए नियंत्रित भी हो रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में सूचना तंत्र की निर्णायक भूमिका है। शेयर बाजार का मिजाज हो, तीव्र सूचना माध्यम तय करते हैं और न कि गतिशील विकास दर। सूचना तथा सूचना तंत्रों का आज वैश्विक स्तर पर एकीकरण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये आप लोग का क्या कहा जाता है, राष्ट्र बनाम वैश्विकवाद। इसके बाद है आप लोग का सांस्कृतिक बहुलवाद। इसमें देखते हैं कि जब किसी समाज में अधिकाधिक संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते हैं, जैसे कि भारत है ना, तथा इनके उनमें इस प्रकार के सह अस्तित्व का समर्थन भी किया जाता है, तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है हमारा भारत देश। यहाँ विभिन्न मतांतर वाले समुदाय को भारतीय समाज की महत्व परंपराओं से सहभागी रहते हुए अपनी अपनी संस्कृतियों परंपराओं के पालन की स्वच्छंदता भी रहती है ना। भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण की दौर में एक संस्कृति के व्यक्ति की दूसरी संस्कृति के वाले व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया क्या होता है, अपरिहार्य होता है। इन अंतःक्रियाओं को विश्व समुदाय की स्वीकृति होती है। इसी के साथ एक देश के व्यक्ति दूसरे देश से आवागमन भी बढ़ा है। व्यवसाय, वाणिज्य, राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य है ना कारणों से आवागमन बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा भी मिला है। आज सांस्कृतिक आंतरिक संबंधता को बढ़ावा मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है जनसंचार, उत्प्रवास, पर्यटन, विदेशी कंपनियां आदि, है ना। वैश्वीकरण के कारण विकसित और विकासशील देशों के बड़े नगरों की ओर उत्प्रवास तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे लोगों के समक्ष यह समस्या खड़ी हो रही है कि अपने ही मूल निवास स्थान पर अपनी परंपरागत तथा लोक संस्कृति, राष्ट्रीयता, नागरिकता तथा सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों के साथ समायोजन किस प्रकार से समायोजन करके किस प्रकार से जीवन व्यतीत करें, है ना। अब ये है आप लोग का सांस्कृतिक बहुलवाद। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट है भाषाई वर्चस्व। वैश्वीकरण का एक दुष्परिणाम यह है कि कमज़ोर देश की भाषाओं कमज़ोर देश की जो भाषाएं हैं वो पीछे रह जाती है या मार खा जाती है कहा जाए तो। हिंदी उतनी कम प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि हिंदी देश की अपनी आंतरिक शक्ति है। लेकिन जो कमज़ोर देश है, गरीब देश है, उनकी आबादी कम है, उनमें भाषाएं यदि निश्चिह्न न हो तो भी बहुत दुर्बल हो जाएगी। यदि उसको दुनिया के मुकाबले में आना है तो इंटरनेट में आना होगा। इंटरनेट में आने के लिए अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, और सारा का सारा आधुनिकतम ज्ञान अगर हमको किसी एक भाषा में जल्द मिल सकता है तो वह अंग्रेज़ी है। वैश्वीकरण का सबसे प्रभावी और कहा जाए तो उदीयमान है ना उपकरण इंटरनेट, जो अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा वाहक बन गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया तथा ट्रांसनेशनल कंपनियां भी आज अंग्रेज़ी का ही वाहक है। अंग्रेज़ी का आक्रमण आकाशीय मार्ग अर्थात विदेशी टीवी चैनल द्वारा भी हो रहा है। आज भूमंडलीकरण के कारण राष्ट्रीय और भाषाई निरपेक्षता, राष्ट्र निरपेक्षता तथा भाषा निरपेक्षता दोनों के आगे एक भविष्य बन रहा है। हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष से ही सरोकार रखें तो साम्राज्यवादी संस्कृति
या कहे तो साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक मोर्चे संबंधी विवाद तत्काल ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संदर्भ में भाषाओं के विलोपीकरण का मुद्दा, जिसको यूनेस्को भी चिन्हित है, नए रूप में आ खड़े होते हैं। क्या वैश्वीकरण के कारण कुछ का या अंततः अंग्रेजी का वर्चस्व कायम हो जाएगा और अन्य भाषाएं गौण और गौणतर होती जाएगी या विलुप्त होती जाएगी? यह प्रश्न विशेषकर अविकसित और विकासशील देशों की भाषाओं के बारे में खास तौर पर प्रासंगिक होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का भाषाई वर्चस्व है। और इसके बाद है आप लोग का प्रव्रजन या देशांतर। किसी एक भौगोलिक राष्ट्रीय क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रमण में सापेक्षता स्थायी गमन की प्रक्रिया प्रव्रजन या देशांतर के नाम से जानी जाती है। भ्रमण और प्रव्रजन में अंतर है। भ्रमण पूर्णतः अस्थायी होता है, जबकि प्रव्रजन की स्थिति में स्थायित्व का तत्व विद्यमान होता है। इसमें इसी से मिलती जुलती दो अन्य अवधारणाएं उत्प्रवास और आव्रजन है। किसी व्यक्ति द्वारा अन्य देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है, और इसके विपरीत देश में आने की प्रक्रिया क्या कहलाया जाएगा? आव्रजन। इसके अतिरिक्त प्रव्रजन का एक दूसरा रूप भी है, जिसे आंतरिक प्रव्रजन कहते हैं। इस प्रकार के प्रव्रजन में एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे लोगों की शहरी और क्या बोलते हैं निष्क्रमण अथवा शहर के मध्य क्षेत्र के उपकरणों की ओर गमन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। ठीक है, वैश्वीकरण के वाहक इसमें है किसी समाज की आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का वह भाग जिसका स्तर न तो अत्यधिक निम्न होता है और न ही अत्यधिक ऊंचा। यह सामाजिक कुलीन वर्ग अथवा सर्वहारा द्वारा बने सामाजिक माप के दो छोर बिंदु के मध्य स्थिर होता है। इस वर्ग में मुख्यतः सफ़ेदपोश और निम्न प्रबंधकीय व्यवसाय के कारक व्यक्ति होते हैं। देखो, अब है श्रम का भूमंडलीकरण। जब से वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार के रूप में परिवर्तित किया है, तब से श्रमिकों की आवाज़ कमज़ोर हो गई है और राष्ट्रीय सरकार अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सामूहिक असुरक्षा तथा वित्तीय पूंजी को बढ़ावा मिल रहा है। धनी देश में गैर विशेषज्ञ श्रमिकों के सम्मुख रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है। वैश्वीकरण द्वारा गैर विशेषज्ञ लोगों को रोजगार की मुख्य धारा से अलग अलग किया जा रहा है। निजीकरण के कारण रोजगार का गारंटी समाप्त हो रहा है। कम पढ़े लिखे तथा गैर विशेषज्ञ में इस प्रकार का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी कहा जाए तो क्षेत्रों में इसके सकारात्मक प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव है। इस प्रकार भूमंडलीकरण हमारे लिए सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, तो वहीं नकारात्मक भी इसका रूप देखने को मिलता है। चलिए, फिर इस प्रकार आप लोग का भूमंडलीकरण के प्रभाव चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस और बाकी इसका अगले यूनिट का हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।